हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें डिस्कस किया था डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। किस लिए? कोई कॉम्प्लेक्स अगर सर्किट है कैपेसिटेंस का जिसमें कई कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं तो उनकी नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए कभी कभी इन दो कन्वर्जन्स की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज हमें किरचॉफ लॉ का यूज करना पड़ता है, वो हमने कल बताया था। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ है क्या? एक्चुअली हमने किरचॉफ लॉ पढ़ा किसमें था? किरचॉफ लॉ हमने रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन में पढ़ा हुआ था। ठीक है, दो किरचॉफ लॉ हैं, तो हम पहले थोड़ा आपको किरचॉफ लॉ के बारे में आज बताएंगे जिससे ये टॉपिक और क्लियर हो सके, क्लियरली एक्सप्लेन हो सके। ठीक है, तो हम कैपेसिटेंस बता रहे थे। और कैपेसिटेंस में कंबाइनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो इसी में हम किरचॉफ लॉ बताते हैं। तो किरचॉफ लॉ जो हमने रेजिस्टेंस के केस में पढ़े थे वो दो किरचॉफ लॉ थे। एक किरचॉफ लॉ ये था कि किसी भी पॉइंट की तरफ आने वाले सारी करंट पॉजिटिव मानी जाती है और पॉइंट से दूर जाने वाली सारी करंट को नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, और इन सब का जो एल्जेब्रिक सम है वो जीरो होता, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू जीरो। ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ था। ठीक है, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है? किरचॉफ सेकंड लॉ ये कहता है किसी भी क्लोज सर्किट में जितने भी ईएमएफ जुड़े होते हैं उनका एल्जेब्रिक सम, ठीक, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव साइन को कन्वेंस करके, ठीक है, और वो इक्वल होता है उस सर्किट में जुड़े हुए, उस क्लोज सर्किट में जुड़े हुए रेजिस्टेंस और उसमें फ्लो करने वाली करंट के प्रोडक्ट के एल्जेब्रिक सम के बराबर। मतलब क्या है, हम क्लियर बता दें आपको। ठीक है, ये कोई क्लोज सर्किट लेंगे, ठीक है, और क्लोज सर्किट में या तो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करती है या क्लॉकवाइज फ्लो करती है। तो जो हम इफेक्टिव करंट की डायरेक्शन लेते हैं तो वो इफेक्टिव करंट की डायरेक्शन में जो भी ईएमएफ होते हैं वो पॉजिटिव साइन रखते हैं उसका, और जो इफेक्टिव करंट की अपोजिट डायरेक्शन में करंट या ईएमएफ लगे होते हैं उनको नेगेटिव मानते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए, इधर से करंट जा रही है, इससे करंट जा रही है। अब सपोज करिए यहाँ से I1 जा रही है, यहाँ से I2 जा रही है, यहाँ दोनों आके मिल जाएंगी, I1 प्लस I2 हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे इसमें। ठीक, पहले सर्किट अगर हम लेंगे ABEF, ठीक है, तो ABEF में क्या होगा, E1 इज इक्वल टू
मतलब क्या है, इसमें जुड़े हुए ईएमएफ का एल्जेब्रिक सम। इसमें कितना जुड़ा है, ये वाला सर्किट की बात कर रहे हैं हम, ये वाला सर्किट, इसमें केवल एक ईएमएफ जुड़ा हुआ है और इसकी डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक, तो इसमें ईएमएफ एक ही है तो एक ही ले लेंगे, और प्लस इसमें जो रेजिस्टेंस है उनका रेजिस्टेंस और उसमें बहने वाली करंट का फ्लो का एल्जेब्रिक सम। अब यहाँ पे दो जुड़े हैं, इसकी बात करें, ये तो अभी छोड़ी थी, हम इसकी बात कर रहे हैं केवल ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा I1R1 प्लस I1 प्लस I2 R3। ठीक, इसी तरह से हम अब दूसरा वाला जब सर्किट लेंगे CDEF वाला। ठीक, तो इसमें क्या होगा, E2 इज इक्वल टू, इसमें कौन सा जुड़ा है ईएमएफ, ये वाला, तो इसमें क्या होगा I2R2, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो इसमें भी सारी पॉजिटिव जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव, फिर इधर जा रहा तो इधर भी पॉजिटिव, I2R2 प्लस I1 प्लस I2 और R3। ठीक, तो अब ये हो गए दो इक्वेशन। आप मान लो इसमें से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम माइनस कर दें तो ये आ जाएगा E1 माइनस E2 I1R1 माइनस I2 R2। ठीक है, ये दोनों का वो आ जाएगा डिफरेंस, ये कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन हमने बता दिया। तो इस तरह से होता है। किरचॉफ सेकंड लॉ बताना चाह रहे थे हम कि किरचॉफ लॉ सेकंड लॉ इन केस ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस ये होता है कि उसमें जुड़े हुए सारे, जब कोई हम क्लोज सर्किट लेते हैं तो उसमें जुड़े हुए सारे ईएमएफ का एल्जेब्रिक सम, ठीक, किसके बराबर होता है, उसमें जुड़े हुए रेजिस्टेंस में फ्लो करने वाली करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, उसका जो रेजिस्टेंस और करंट है माने आई और आर। ठीक है, मतलब करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम। ठीक, मतलब जो जिस डायरेक्शन में हमने करंट ली है उस डायरेक्शन में इनकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आई है तो वो नेगेटिव आएगी। इसी तरह से अगर जिस डायरेक्शन में हमने करंट ली है इफेक्टिव करंट, उस डायरेक्शन में ई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और उसके अपोजिट डायरेक्शन में ई की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो ये किरचॉफ सेकंड लॉ है। अब बात ये आती है कि किरचॉफ सेकंड लॉ को हम कैपेसिटेंस के केस में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, किरचॉफ सेकंड लॉ को हम कैपेसिटेंस की उसमें कैसे यूज करेंगे। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे मतलब क्या हो गया, मान लो E1 जुड़ा है, E2 जुड़ा है, तो ये किसके बराबर होगा, I1R1 I2 R2 के बराबर होगा, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। मतलब उसमें जुड़े हुए जितने रेजिस्टेंस हैं उनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनकी अलजेब्रिक सम के बराबर होगा ये। ठीक, ये है मतलब इसका। तो अब इस केस को मतलब है तो इसमें कोई वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको हम रेजिस्टेंस के कैपेसिटेंस के केस में इसको कैसे चेंज करेंगे। कैपेसिटेंस के केस में ऐसे चेंज करेंगे कि सपोज करो इसको हम कैपेसिटेंस मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाएगा कि यहाँ पे जो करंट होती थी वहां पे चार्ज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस से हम कैपेसिटर्स में हमेशा चार्ज का फ्लो होता। ठीक, तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा, और
चार्ज हो जाएगा तो चार्ज पर ही वही रूल अप्लाई होगा। तो वहां पर क्या होगा, आई इंटू आर लेते थे, यानी प्रोडक्ट ऑफ करंट इंटू रेजिस्टेंस। इसमें Q अपॉन सी लेंगे, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता, C अपॉन V होता। तो V इज इक्वल टू क्या आता, Q अपॉन सी। तो यहाँ पे Q अपॉन सी लेंगे, तो मतलब जहाँ I इंटू आर था वहां Q अपॉन सी हो गया। तो किसी भी क्लोज सर्किट में जुड़े हुए कैपेसिटर्स में फ्लो करने वाला चार्ज और उसकी कैपेसिटेंस का रेशियो का एल्जेब्रिक सम, मतलब एक ही जो कैपेसिटेंस होगी उसमें तो प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। अगर Q पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और Q नेगेटिव है तो नेगेटिव। मतलब अगर इफेक्टिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में ये चार्ज इसमें है तो वो पॉजिटिव आएगा, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये चार्ज है तो वो नेगेटिव आएगा। तो Q अपॉन सी का रेशियो, ठीक है, Q1 प्लस C1 Q2 प्लस C2 इज इक्वल टू होगा उसमें लगे हुए ईएमएफ के बराबर। ठीक, और अगर ईएमएफ नहीं जुड़ा है, लगा है, तो वो सीधा सीधा जीरो के बराबर हो जाएगा। अगर उसमें कोई ईएमएफ नहीं जुड़ा हुआ है, जैसे मान लो इसमें कोई ईएमएफ नहीं जुड़ा होता और हम इस क्लोज सर्किट को लेते तो वो सीधा सीधा जीरो के बराबर हो जाता। क्लियर, मतलब अगर हमें यहाँ पर ईएमएफ नहीं होता, यहाँ पे कोई सेल नहीं होता, तो इसकी वैल्यू जीरो के बराबर हो जाती है, ई नहीं होता फिर यहाँ पे। तो यही रूल कैपेसिटेंस में यूज होता है, लेकिन यहाँ आई इंटू आर की जगह पे Q अपॉन सी हो जाता है, क्योंकि चार्ज फ्लो होता है इसमें से, करंट फ्लो नहीं होती। और वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आई इंटू आर से आती थी, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू Q अपॉन सी से आती, इसलिए रेशियो ऑफ Q अपॉन सी आएगा यहाँ, यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ रेशियो ऑफ Q अपॉन सी will be equal to the algebraic sum of EMF connected in that circuit। ठीक, तो ये इसका ये हो गया किरचॉफ लॉ का। ठीक है, अब हम एक किरचॉफ लॉ का एक यूज भी देख ले रहे हैं। कल हमने एक जो है क्वेश्चन डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, वो किरचॉफ लॉ का यूज का। ठीक है, उसमें जो है, हाँ, इसको एक चीज और समझने की है, व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक, वो और बता दें, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब है मेनली बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज से है। ठीक, तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता, इस केस में बताएंगे हम पहले, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि यही हमने पढ़ा है। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ आई करंट है, ठीक है, यहाँ पर I1 फ्लो हो रही है, यहाँ पे I2 फ्लो हो रही, और अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर कोई करंट जाएगी कि नहीं जाएगी। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये दोनों पॉइंट किस पोटेंशियल पे हैं। अगर पोटेंशियल ऑफ D इज मोर देन C, तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल शुरू करती है। इसलिए यह पोटेंशियल ऑफ, सॉरी, हाँ, जैसे V लिख ले रहा है शॉर्ट में, V ऑफ D इज मोर देन V ऑफ C, तो करंट कहाँ से फ्लो करेगी, D टू C करंट फ्लो करेगी। और अगर V ऑफ
ऑफ डी इज मोर देन, इसका जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इससे ज्यादा होगा तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, और अगर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इससे ज्यादा होगा तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ठीक, तो हमने ये मान लिया कि इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इससे ज्यादा है। ठीक, तो ये कंडीशन क्या होगी, किरचॉफ ये वाला लॉ हम यूज करते हैं, तो किरचॉफ लॉ में क्या होता, ये इस डायरेक्शन में करंट लेते हो, इसकी इस डायरेक्शन में करंट लेते, क्योंकि हम इसको इफेक्टिव करंट मानते हैं। ठीक, तो ये इस डायरेक्शन में आएगी, तो अब इस डायरेक्शन में आएगी तो ये मान लो पी क्यू आर एस, ये इसके ये चार जो है रेजिस्टेंस है पी क्यू आर एस। ठीक, तो अब किरचॉफ लॉ क्या कहता है, इसमें देखेंगे हम, इसमें ए सी डी में या एडीसी में, एडीसी में देखेंगे अगर सर्किट में, तो किरचॉफ लॉ ये कहता है कि I1 इंटू पी प्लस IG इंटू जी। ठीक, एक चीज और थोड़ा सा आगे हमने करंट नहीं देखी, देखो यहाँ पे करंट हम देख ले रहे हैं, IG यहाँ से चली जा रही थी I1, यहाँ से चली जा रही थी I2, आई जो करंट थी वो दो भागों में डिवाइड हो गई थी, I1 और I2, IG जा रही थी इसमें, तो इधर जो बचेगी वो कितनी हो जाएगी, I1 माइनस IG। ठीक, और यहाँ IG आ रही, यहाँ I2 आ रही, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, I2 प्लस IG, और यहाँ कितनी फ्लो कर रही, टोटल I फ्लो कर रही, I माने I इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2 है, ये यहाँ से करंट जा रही। तो इस सर्किट में क्या हो जाएगा, I1P IGG इज इक्वल टू माइनस ये, क्योंकि अपन करंट ऐसे ले रहे हैं और इसमें करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही, इसमें भी करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही, लेकिन इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही, इसलिए ये माइनस हो जाएगा, I2S इज इक्वल टू 0। ये किरचॉफ लॉ से आया। ठीक, और दूसरा वाला क्या है, ऐसे फ्लो कर रही इसमें। ठीक, तो यहां ले लेंगे हम, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये उल्टा हो गया तो ये नेगेटिव आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा IGG। ठीक, IGG प्लस I2 अपॉन IG R। ठीक, माइनस I1 माइनस IG Q इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये दो इक्वेशन आ गए इसके। ठीक, अगर दोनों इक्विपोटेंशियल हैं, ठीक, कौन से, ये दोनों पॉइंट, तो इसमें फिर कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, मतलब फिर क्या होगा, I1 पूरी यहाँ चली जाएगी और I2 पूरी यहाँ चली जाएगी उस केस में। ठीक है, अगर जो इक्विपोटेंशियल है तो IGG की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे IG की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 0, तो जहां जहां भी IG है वहां पे हम क्या कर लेंगे, 0 रख लेंगे, तो I1P माइनस I2S इज इक्वल टू 0। ठीक, और यहां भी ये 0 हो जाएगी, तो यहाँ क्या आएगा, I2R माइनस I1Q इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये इसको बराबर कर देंगे, इसको बराबर कर देंगे, तो यहां आएगा I2 अपॉन I1
I2 इज इक्वल टू P अपॉन Q। ठीक है, इसी तरह से यहां कर देंगे अपन, सॉरी P अपॉन S, P और S, ऐसे इसको कर देंगे यहाँ पे, तो ये आएगा, ये इधर जाएगा, तो I2 अपॉन I1 क्या आएगा यहां से, I2 के संग P है यानी P नीचे R है, ये आ जाएगा Q अपॉन R। तो I2 अपॉन R1 की वैल्यू क्या हो गई, P अपॉन S इज इक्वल टू Q अपॉन R। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R। ये हमारा बताने का उद्देश्य ये था कि ये जो जो कहलाता है वो कहलाता, क्या कहते हैं, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब जो है कि यहाँ जो दोनों के बीच में फ्लो करने वाली करंट जीरो होती है, उसमें दोनों पॉइंट जो है इक्वल पोटेंशियल होते हैं, और उस केस में इसका रेशियो इसका रेशियो बराबर होता है। तो ये क्या था, ये केस था रजिस्टर्स का। ठीक है, तो यही केस सेम होगा हमारा उसके केस में। यही केस होगा हमारा इस केस में, मतलब कैपेसिटेंस के केस में। कैपेसिटेंस के केस में का मतलब क्या है, अगर सी और डी इक्वल पोटेंशियल पे रहेंगे तो इसमें से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा, यानी ये वाला रेजिस्टेंस जिस तरह से हट जाता था, इसको हटा देते थे, इसी तरह से ये वाला कैपेसिटर हट जाएगा। तो सबसे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कैपेसिटेंस के कंबाइनेशन का, तो सबसे पहले हमें ये देखना है, किरचॉफ लॉ यूज करने के पहले, मतलब किरचॉफ लॉ में दो क्लोज सर्किट को कंसीडर करने के पहले और Q अपॉन R का रेशियो लेने से पहले हमें क्या देखना है। वैसे हम नॉर्मली क्या करेंगे, अगर सबसे पहले ये देखेंगे कि ये PQ और RS ये तो नहीं है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S तो नहीं है। ठीक, अगर ये नहीं है, ये है, तो फिर तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा, मतलब ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में और ये इनके पैरेलल में, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा कॉम्बिनेशन। अगर ये वाला हट जाता है तो इस तरह से ये हट जाता है, तो हटेगा कब, जब P अपॉन Q और R अपॉन S हो, यानी बैलेंस्ड हो ये बीट स्टोन ब्रिज, तब ये हट जाएगा। तो फिर सीधा सीधा ये दोनों सीरीज में जुड़ जाएंगे, इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा और ये दोनों सीरीज में जुड़ जाएंगे, इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आपस में पैरेलल में होंगे, और उसका जब सॉल्व कर लेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये केस होगा जबकि एक बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज हो। अगर ये बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज नहीं है तो फिर हमें इसे किरचॉफ लॉ से सॉल्व करना पड़ेगा, इस तरह से जिस तरह से हमने ये इक्वेशन बनाई थी। ठीक है, फिर इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करके आगे जा करके वो सॉल्व होगा। ठीक, तो लेकिन अंतर ये है कि यहाँ पे जो इक्वेशन हमने बनाई थी वो बनाई थी I इंटू आर करके, और ये बनेगी Q अपॉन C करके। मतलब अगर हम थोड़ा सा देखें इसमें,
ये टोटल क्यू चार्ज है। तो C1 C2 C3 C4, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया Q1 और यहाँ पे ले लिया Q2 और ये Q3 इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये इसको पोटेंशियल नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा Q2 प्लस Q3 और यहाँ पे हो जाएगा Q1 माइनस Q3, क्योंकि Q3 यहाँ चला गया तो Q1 इधर से चला आ रहा था, उसमें Q3 चला गया तो बाकी बचा Q1 माइनस Q3, और यहाँ पे Q2 यहाँ से आ रहा था और Q3 यहाँ से आ रहा था, तो दोनों जुड़ जाएंगे, Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। तो अब अगर हम दो क्लोज सर्किट लेते हैं इसमें और जैसे उसमें लिए थे, तो ये देखिए ये इस तरह से हम इसको लेते हैं, ठीक है, इफेक्टिव चार्ज फ्लो की डायरेक्शन में। तो इफेक्टिव चार्ज फ्लो की डायरेक्शन में जब हम लेंगे तो इसमें दो इक्वेशन कैसे बनेंगे, उसमें I इंटू आर करके बने थे, इसमें Q अपॉन C करके बनेंगे। तो इसमें कोई भी एक्सटर्नल वो नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें कोई भी एक्सटर्नल EMF नहीं जुड़ा हुआ है इस सर्किट में, इसी तरह से इसमें भी कोई नहीं जुड़ा। तो सीधा सीधा क्या होगा इसमें Q1 अपॉन C1, ठीक है, फिर प्लस Q3 अपॉन ये C1 C2 C3 C4 माना, और इसको क्या मान लें, कुछ भी मान लो, इसको C5 मान लें, चलो ठीक। तो ये हो जाएगा C5, ठीक है। और ये अपनी करंट फ्लो चार्ज ऐसा फ्लो हो रहा हो, यही हो जा रहा, तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस Q2 अपॉन C3 इज इक्वल टू 0। ये यहां से एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन यहां से फॉर्म होगी, Q3 अपॉन C5 प्लस यो जा रहा है Q2 प्लस Q3 अपॉन C4 माइनस ये इधर आ रहा हो, हमारी करंट ऐसी जा, हमारी चार्ज ऐसा जा रहा, तो ये माइनस में हो जाएगा Q1 माइनस Q3 अपॉन C2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकंड बन जाएगी, ठीक है। और इक्वेशन थर्ड अगर बनाना है इसमें, तो हमारा चार्ज इसमें कैसा फ्लो कर रहा, ऐसा फ्लो कर रहा है, ठीक। जब हमारा चार्ज ऐसा फ्लो कर रहा तो इसमें भी चार्ज ऐसा फ्लो कर रहा है, इसमें भी चार्ज ऐसा फ्लो कर रहा, और ये है E की वैल्यू। और अगर इसकी हमें E फाइंड करना है, टोटल इसकी इफेक्टिव क्या कहते हैं कैपेसिटेंस, तो E की वैल्यू क्या होगी, टोटल चार्ज जो हमने Q माना है, ठीक, वो, और टोटल हम ये इसको C मान लेंगे, तो E क्या होगी, Q अपॉन C के बराबर होगी। तो यहाँ पे क्या होता, किरचॉफ सेकंड लॉ के अनुसार कि जो इफेक्ट जो EMF जितने भी लगे होते हैं उनका एल्जेब्रिक सम, इसमें एक ही लगा है वो इसी डायरेक्शन में है, तो ये प्लस इसमें जो कैपेसिटर्स लगे होते हैं उनका चार्ज और उनकी कैपेसिटेंस का रेशियो का एल्जेब्रिक सम, यानी Q2 अपॉन C3 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन C4 का एल्जेब्रिक सम दोनों का, ये आ जाएगा इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो इनको तीनों को इक्वेशन को इसमें इसको लेके या इसको लेके ये सॉल्व करके हमें इससे इफेक्ट मतलब जो वो निकालनी होती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो निकल आती, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल आती, क्योंकि इसकी जगह क्या रख देंगे, इसकी जगह फिर रख देंगे अपन Q1 प्लस Q2 Q टोटल, ये किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2 के, तो Q अपॉन इफेक्टिव यानी इक्विवेलेंट C, यही फाइंड करनी है हमें। तो ये इन्हीं इक्वेशन से ये फाइंड हो जाएगी। तो ये किरचॉफ लॉ जिस तरह से हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा था, उसी तरह से किरचॉफ लॉ का यूज करके कैपेसिटेंस में हम इफेक्टिव जो है
वो कैपेसिटेंस निकाल सकते। ठीक, अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं होगा तब इसकी यूज करना पड़ेगा। अगर बैलेंस होगा तो फिर क्या होगा, ये हट जाएगा, ये जो हमने C5 माना है ये हट जाएगा, और ये दोनों सीरीज में जुड़ जाएंगे, और ये दोनों सीरीज में जुड़ जाएंगे, और ये दोनों का जो वो आएगा इफेक्टिव कैपेसिटेंस, और इन दोनों का जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा वो पैरेलल में हो जाएगा, सीधे सीधे जुड़ के सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर ये इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, अगर ये इस फॉर्म में है तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं है, फिर तो सीधा सीधा हो जाएगा जो हमने बताया, ये बैलेंस बीट स्टोन पर बन जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर हमको ये सब करना पड़ेगा। ठीक, जिस तरह से कि हमने कल एक क्वेश्चन में किया था। ठीक, अब हम एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि हमें ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, तो ये एक इसमें 12 कैपेसिटर जुड़े हैं, किस फॉर्म में जुड़े, एक क्यूब के फॉर्म में जुड़े हैं। ठीक, तो ये 12 कैपेसिटर का अगर इसके डायगोनल्स के बीच में हमें वो निकालना है, डायगोनल मतलब जैसे ये ब्लॉक है, ये अगर कोई ब्लॉक है, ठीक, ये कोई स्क्वायर है, तो ये वाला और इसका ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये डायगोनल होगा इसका। ठीक, तो ये डायगोनल्स के बीच में हमें वो निकालना है कैपेसिटेंस। तो और सबकी कैपेसिटेंस इसमें C है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, तो ये हमें फाइंड करना है। ठीक, तो ये फाइंड हम कैसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे कि ये देखो, ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है सीधी सीधी करेक्ट चार्ज, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड होता, और फिर 3 पार्ट में डिवाइड होने के बाद फिर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे मान लो यहाँ पर जो भी चार्ज था वो यहाँ से गया, पहले तो ये एक चार्ज जो पूरा जा रहा है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, इसमें 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 इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि ये सिमेट्री है। ठीक, फिर जो चार्ज डिवाइड होगा, फिर वो जो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ चार्ज है वो इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक, वो भी इक्वल होगा क्योंकि यहाँ भी सिमेट्री है। तो हम ये ले रहे हैं कि यहाँ पे पूरा चार्ज मानते हैं 6Q चार्ज जा रहा है, यहाँ से 6Q जा रहा है, और 6Q में से 2Q यहाँ चला गया, 2Q यहाँ चला गया, 2Q यहाँ चला गया। ठीक है, और 2Q में से फिर यहाँ ये QQ डिवाइड हो गया, QQ। ठीक, और यहाँ से भी ये Q डिवाइड हो गया, और यहाँ पर भी ये Q डिवाइड हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये Q आ रहा था और यहाँ से Q आ रहा था, तो यहाँ पर कितना हो गया,
यहाँ पर 2Q आ गया, ठीक। और यहाँ से Q आ रहा था और यहाँ से Q आ रहा था, तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ पर भी 2Q हो गया। और यहाँ से Q आ रहा था, यहाँ से Q आ रहा था, तो यहाँ पर भी 2Q हो गया। तो यहाँ से 2Q 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 और 2Q यहाँ से वापस 6Q ही निकला, ठीक। तो हमें क्या करना है, इसकी फाइंड करना है रिजल्टेंट यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इसके लिए हम ये वाला सर्किट लेंगे, ठीक। इधर भी मान ले रहे, पॉइंट P2 मान ले रहे इसको, ठीक है। तो ये वाला सर्किट लेंगे हम, ये वाला, यहाँ पे P A B C D Q सर्किट ले रहे हैं, P A B C D Q वाला, ये वाला सर्किट ले रहा है। यहाँ से चार्ज जा रहा है, यो 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 इधर से वापस आ रहा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें सिमेट्री देखने के लिए पूरा हमने चार्ज 6Q माना। 6Q इसलिए माना क्योंकि 3 पार्ट में बराबर डिवाइड हो रहा था और फिर अगले बराबर 2 पार्ट में हो रहा था। तो इसको 6Q मान लिया, तो 2Q फिर QQ में डिवाइड हो गया। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे सपोज करो ये टोटल इसकी रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस C है, तो ये हो जाएगा 6Q अपॉन C और इज इक्वल टू ये क्या होगा, 2Q है, ये 2Q अपॉन C और फिर यहाँ Q है ये, तो Q अपॉन C और फिर यहाँ ये 2Q है, तो 2Q अपॉन C, ठीक। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये C डैश मान निकालना है हमें, ठीक। तो 6Q अपॉन C डैश इज इक्वल टू LCM आएगा C, 2Q प्लस Q प्लस 2Q, तो ये इज इक्वल टू क्या आ गया, 5Q अपॉन C। तो 6Q अपॉन C डैश इज इक्वल टू 5Q अपॉन C, ठीक। तो ये C डैश निकालना है, तो C डैश इज इक्वल टू 6Q C अपॉन 5Q, Q से Q कैंसिल हो गया, तो 6 अपॉन 5 C इसका आंसर आएगा C डैश का। तो इस तरह से इसकी हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर ली किरचॉफ लॉ से, ठीक। किरचॉफ लॉ क्या कहता था, सेकंड लॉ के उसमें जुड़े हुए सारे ईएमएफ, इसमें केवल एक ईएमएफ जुड़ा हुआ है, क्या, एलजेब्रिक सम प्लस इसमें और जितने कैपेसिटर लगे हैं उसमें बहने वाले चार्ज अपन उसकी कैपेसिटेंस की रेशियो का एलजेब्रिक सम। अब यहाँ देखो हम इसको करंट को इस डायरेक्शन में मान रहे हैं ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे सॉरी चार्ज को इस डायरेक्शन में मान रहे हैं, तो चार्ज ये भी इधर ही पॉजिटिव जा रहा और इधर ही पॉजिटिव जा रहा, माने इन सारे कैपेसिटर्स में चार्ज पॉजिटिव ही आ रहा। तो कितनी इजीली किरचॉफ लॉ से हमने ये कम्बाइनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का वो निकाल लिया हमने, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था किरचॉफ लॉ वो केवल रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, ठीक है, और करंट और ईएमएफ के फॉर्म में पढ़ा था। अब हमें चार्ज और कैपेसिटेंस के फॉर्म में भी हमने इसको आज बता दिया आप लोगों को, क्लियर।